Hello friends, welcome to Money Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now friends, over here we are going to discuss the most important news from the Daily Hindu analysis of 30th August 2022. So we will start with most important news and then we will come to other news. Okay, so we will be today we will be starting the news not from the front page but from the page number 10. So let's start with the news. The first news is Indian Air Force to induct first light combat helicopter squadron in October. तो यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स है वो फॉर्मली रेज करने वाला है द फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. कहाँ से लॉन्च करने वाला है? दैट इज़ फ्रॉम जोधपुर एंड इट विल बी रेजिंग इट ऑन एयरफोर्स डे ऑन October 8. तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. सो दैट इज़ 8 October. And on that day the Indian Air Force is going to raise the first unit of indigenous light combat helicopter from Jodhpur. Okay, that is the first point. The second point is कि अभी जो Indian Air Force जो है वो जो ऑपरेट करती है that is the older Russian MiG-25 and MiG-35 अटैक हेलीकॉप्टर, जिसमें से एक स्क्वाड्रन जो है वो फेज आउट कर दिया गया है and has been replaced by AH-643 664E Apache अटैक हेलीकॉप्टर. और जो एग्जिस्टिंग एक स्क्वाड्रन है MI-35 का दैट विल गो फॉर ओवरहॉलिंग इंक्रीजिंग इट्स स्पेस. अब यहाँ पे ये इंडियन एयरफोर्स का बात हो रहा है कि इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू रेज द फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दैट इज ऑन 8 October. बट आर्मी ने पहला स्क्वाड्रन ऑलरेडी रेज कर दिया है दैट इज ऑन June 1 इन बेंगलुरु. और जो स्क्वाड्रन है इट विल बी मूव टू द ईस्टर्न कमांड अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. फाइन. उसके बाद आर्मी जो है इट इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू एक्वायर 95 LECH ओके वेरी सून. उसके बाद हम आते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से रिलेटेड. सो मार्च 2022 में द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इट अप्रूव द प्रोक्योरमेंट ऑफ 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन ओके ऑफ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इज बीइंग डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. फाइन. अब ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन, सो इट इज़ बीइंग इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड विद 45% इंडिजीनियस कंटेंट. एंड ये जो इंडिजीनियस कंटेंट है, इंडिजीनियस का मतलब कि इंडिजीनियस कंटेंट मतलब जो इंडिया से जो खरीदा गया है ओके एंड इट विल इंक्रीज टू 55% फॉर सीरीज प्रोडक्शन वर्जन. उसके बाद हम देखेंगे तो LCH जो है इट इज़ द फर्स्ट डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर ऑफ आर्मी विच ऑलरेडी ऑपरेट 75 रुद्रा हेलीकॉप्टर. उसके बाद आर्मी विल स्टार्ट रिसीविंग द अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर फ्रॉम अर्ली 2024 अंडर अ डील साइन विद यूनाइटेड स्टेट दैट इज $800 million डील. एडिशनली इट इज़ गोइंग टू एक्वायर 11 एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर फ्रॉम बोइंग. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड विद इंडिया चाइना रिलेशन. तो यहाँ पे वंस अगेन जो चाइनीज ट्रूप्स हैं दे हैव स्टॉप द ग्रेजियर्स का मतलब कि जो अपने हर्ड्स को जो चलाने के लिए लेके जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, उनको चाइना ने स्टॉप किया है ओके. सो कहाँ पे स्टॉप किया है? देमचोक में स्टॉप किया है. देमचोक में एक एरिया है दैट इज़ कॉल्ड एज सैडल पास CNN जंक्शन इन देमचोक. Okay, so here the People's Liberation Army they have objected to the presence of graziers within the India's perception of line of actual control. मतलब कि line of actual control जो है जो इंडिया परसीव करता है, ठीक है ना, वो उसके ही रेंज में थे. बट नाउ चाइना और चाइनीज आर्मी इज ऑब्जेक्टिंग टू डैट ओके. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कि यहाँ पे अगर हम देमचोक एरिया की बात करें, इस एरिया की अगर हम बात करें तो 2018 में चाइना ने एक बार पहले भी आवाज़ उठाया था कि दैट द टेंट शुड बी मेड फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम चार्जिंग नीलुंग नाला इन देमचोक. तो अब इंडिया एंड चाइना, जैसे हम जानते हैं कि गालवान वैली क्लैश हुआ था 2020 ऑन June 15. तो सिंस देन 16 राउंड ऑफ मीटिंग्स हैव बीन हैपेंड बिटवीन द सीनियर कमांडर्स ऑफ बोथ द आर्मी. बट यहाँ पे जो स्टिकिंग पॉइंट है दैट इज पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन हॉट स्प्रिंग एरिया, यहाँ पे अभी तक डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है. बट डिसएंगेजमेंट कहाँ हो चुका है? डिसएंगेजमेंट का मतलब जब दोनों आर्मी पीछे आ जाए. सो इट हैज़ बीन कम्प्लीटेड इन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो ओके. बट डिसएंगेजमेंट जो है वो कुछ एरियाज़ में करना बाकी है, जैसे कि आपने देखा पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग एरिया एंड देन देपसांग एंड देमचोक एरिया. देन अगर हम आज बात करें देमचोक की तो 2016 में पहले भी स्टैंड ऑफ हो चुका है इंडिया और चाइना के बीच में रिलेटेड टू देमचोक व्हेन देयर वाज अ इरिगेशन कैनाल टू बी बिल्ट अंडर मनरेगा स्कीम.
द नेक्स्ट इज फार्मा बॉडीज न्यू एप्स टू ईज बिजनेस ऑपरेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस सिस्टम 2.0 एंड फार्मा सही दाम 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन. So it has been launched okay by Union Health Ministry, okay, and this app has been built by National Pharmaceutical Pricing Authority, that is NPPA, with the support from CDAC, that is Center for Advanced Computing. अगर कोई पूछता है कि CDAC का full form क्या है, then it is Center for Advanced Computing. Now see what is IPDMS, that is Integrated Pharmaceutical Database Management System. It is an integrated responsive cloud-based application developed by NPPA. Now what is the aim? The aim is to optimize synergy in operation to promote the government thrust on ease of doing business. मतलब जितने भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको सिंगल विंडो प्रोवाइड करना कि ताकि जो भी वो सबमिशंस करें वो एक ही विंडो से सबमिशन करें अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013. द नेक्स्ट इज परमा सही दाम 2.A. तो ये अपडेटेड वर्जन है. इट विल हैव फीचर्स सच एज स्पीच रिकॉग्निशन इन हिंदी एंड इंग्लिश, शेयर बटन एंड मेडिसिन बुक मार्किंग. इसमें एक और भी फैसिलिटी है वेयर द कंज्यूमर कैन लॉन्च कंप्लेन थ्रू द कंप्लेन हैंडलिंग मॉड्यूल. द नेक्स्ट इज coming to the Falkland issue. So recently India has extended support to Argentina's campaign. ठीक है ना, ये इशू बहुत पुराना है, 1980s का इशू है ये, बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूनाइटेड किंगडम related to Falkland territorial issue. It is a Falkland is an island in the southern Atlantic Ocean. So recently India जो है it extended support to Argentina to restart the international negotiation on the Falkland issue. Now British officials have said that there is no doubt about the UK's sovereignty over the island. Now the next is about the scheme which is called as SEED. So Union Ministry of Social Justice, it runs a scheme which is called as Scheme for Economic Empowerment of Denotified Nomadic Semi-Nomadic Tribes. तो यहाँ पे more than 10 crore Indians from 1,400 communities they belong to these groups which is called as Denotified Nomadic and Semi-Nomadic Tribes. तो ये जो स्कीम है इसका एम देखिए क्या है. द एम इज़ टू प्रोवाइड फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग टू स्टूडेंट्स, हेल्थ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हाउसिंग एंड अपलिफ्ट क्लस्टर्स फॉर दिस कम्युनिटीज़. फाइन. यहाँ पे जो ये है कि ये स्कीम ये ऑनलाइन मोड में अप्लाई होता है. अब इस स्कीम का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, अब हम देख सकते हैं. जैसे कि एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दे आर स्टडिंग 267 अनकैटेगराइज्ड कम्युनिटीज़. मतलब कि जो डिनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनकी कैटेगराइजेशन अभी तक नहीं हो पाई है कि वेदर दे बिलोंग टू एससी ग्रुप, एसटी ग्रुप्स और ओबीसी ग्रुप. सो दिस थिंग इज हिंडरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ सीड एप्लीकेशन. ओके. सो जैसे कि अगर हम बात करें, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि बंजारा है, दे फेल अंडर एससी लिस्ट इन दिल्ली, एसटी लिस्ट इन राजस्थान एंड ओबीसी लिस्ट इन उत्तर प्रदेश. ओके. The next is from foreign page. So we have a news that Sadr's followers stormed Iraq government palace. तो यहाँ पे हमने ये पिक्चर्स पहले श्रीलंका से रिलेटेड देखा था, अब हम देखिए इराक में भी देख रहे हैं. तो इराक में एक इन्फ्लुएंशियल शिया क्लैरिक हैं, उन्होंने अनाउंस किया दैट ही इज़ गोइंग टू विदड्रॉ. ओके. इनका नाम है मुक्तदा अल सदर. ओके. तो इन्होंने पहले अनाउंस किया कि ही इज़ गोइंग टू विदड्रॉ फ्रॉम द पॉलिटिक्स. तो ये जैसे इनके फॉलोअर्स को पता चला, दे स्टॉर्म द प्रेसिडेंशियल पैलेस. ओके. द नेक्स्ट इज प्रोग्राम एरमेथिस प्रोग्राम ऑफ नासा. तो एरमेथिस प्रोग्राम जो है वो बिकॉज ऑफ सम लास्ट मिनट ग्लिच इट हैज़ बीन विदड्रॉन. ओके. सो हियर दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट शिप वेयर इट विल फ्लाई टू द मून. ओके. एंड इट विल कम बैक आफ्टर अपोलोज लास्ट लूनार मिशन. तो नासा का एक मिशन था अपोलो लूनार मिशन विच वेंट फ्रॉम 1960s टू 1970s. उसके बाद नासा इज कमिंग अप विद अनदर मिशन. ओके. सो देयर इज a new rocket for this system. ठीक है ना, that is 32 story tall 2-stage space launch system rocket. So there will be one rocket called as space launch system rocket and then there will be a capsule. That capsule will be called as Orion Crew capsule जिसमें astronauts रहेंगे and this was to be launched from Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida. सो यहाँ पे क्या हुआ कि नासा ने कहा कि रॉकेट के मेन इंजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई एंड दैट्स वाई दे आर डिलेइंग दिस मिशन. ठीक है. एंड दे विल
see that whether they can launch this scheme on this mission on 2nd September. ठीक है, तो अब we will just see over here. So ये जो मिशन है पूरा का पूरा SLS Orion, so it marks the NASA's mission from moon to Mars Artemis program. This is very important. ठीक है ना, Artemis program किससे रिलेटेड है, तो moon to Mars program of NASA. Fine. So what is the aim? तो aim क्या है, to put 5.75 million pound vehicle through its paces in a rigorous demonstration flight. तो पहले demonstration flight होगा, उसके बाद crew को भेजा जाएगा. उसके बाद अगर हम देखेंगे that SLS, it is the most complex rocket in the world, okay, and it is equipped with a new vertical launch system, okay, and it is the most powerful rocket built by NASA after Saturn V rocket, which was operational during the Apollo lunar mission of NASA. Now what is the aim of this Artemis program? So the aim is to land astronauts back on the moon, including the first woman to set foot on lunar surface as early as 2025. The next is, when was the last human to walk on the moon? So it was during the mission Apollo 17 in 1972. The next is related to news related to Ukraine, that is IAEA team heads to Zaporizhzhia plant. So Zaporizhzhia is a nuclear plant, it is in Ukraine, okay, and it is very crucial for supplying electricity to Ukraine. सो यहाँ पे ये है कि इस प्लांट का में शेलिंग हुई, तो यहाँ पे इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके एक टेंशन सा हो गया है, तो जिसको सॉल्व करने के लिए IAEA, दैट इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, विच इज़ हेडक्वार्टर्ड एट वियना. सो द टीम फ्रॉम IAEA इज गोइंग टू विजिट Zaporizhzhia. Okay, so Zaporizhzhia is the one of the hotspot of Russia-Ukraine conflict, but protecting this nuclear plant is very important to avoid nuclear accident. The next is Rafael Grossi. So who is Rafael Grossi? Rafael Grossi is the Director General of IAEA, International Atomic Energy Agency. Now see a new hurdle in Iran nuclear deal. तो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, सो इब्राहिम राइसी, ही इज सेइंग कि अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का प्रोब चलता रहा, ठीक है ना, ईरान में, फाइन, so there will be no atomic deal. So it is one of the demand that Iran, it wants to sort out the issue before any revived deal is implemented. So they want that there should be no probe of undeclared sites in Iran. The next is one liner. So over here the Reserve Bank, it is considering to set up the fraud registry to register a database of fraudulent websites, phones and various modus operandi used for digital fraud. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दिस इज वन ऑफ द स्टेप टू स्टॉप फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज, बैंकिंग फ्रॉड्स इन इंडिया. द नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट टेक हब्स. सो देयर इज वन रिपोर्ट दैट इज कॉल्ड एज टेक सिटीज, द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट इन रियल एस्टेट. ओके, so here the cities have been ranked based on their technical capabilities. So it is based on 14 criteria like talent, real estate, business environment, metrics. Okay, so here if you will just see that Bangalore ranks second after Beijing on the list of top technology hubs in Asia Pacific region. This report was released by Cushman and Wakefield. So India में the topper is Bangalore, which leads India with 2,30,813 tech jobs created during the last fiscal year, followed by Chennai, Hyderabad and Delhi. Now friends, let's come to editorials. So the editorial, there are no easy answers to the freebies issue. So once again we have an article related to freebies issue. So over here see the article starts with an example कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे MG Ramachandran, MGR. So he launched midday meal scheme in 1982. When he launched the midday meal scheme in 1982, it met with opposition from opposition party and well within his own party. But when the scheme was implemented, it saw that the attendance in school increased.
नाउ यहाँ पे जो ऑथर है ही इज सेइंग दैट मैरिड वर्सेस नॉन मैरिड की बात चल रही है कि फ्रीबीज नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, देयर शुड बी फोकस ऑन आउटकम स्कीम्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल देते हैं। ही सेज दैट let's take an example of television sets. So television sets may not be about recreation, they could be vehicles for imparting useful information, or they could simply bring the family together, both which have wider benefits in society. तो यहाँ पे now he is making he says that economists they make a distinction between married goods and non married goods. तो उनके हिसाब से इकोनॉमिस्ट के हिसाब से मैरिड गुड्स क्या होता है, लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज मैरिड गुड्स, बिकॉज they have certain positive externalities, that is the public benefit exceeds the private benefits. Okay, so such goods are worthy of subsidizing, but जो non merit goods होते हैं they are not worth of subsidizing. Again the author is saying कि what is merit or not merit, ठीक है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा दिक्कत की बात होती है. अगर हम पॉलिटिशियंस की बात लें, so they are aware of grassroots realities and they have a better understanding of what is required by people and what not. तो इसमें ये कोर्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जस्टिस एन.वी. रमन्ना, फॉर्मर चीफ जस्टिस, ही सेड, नाउ सी जस्ट रीड इट, अ शेविंग किट फॉर अ बार्बर, अ बाईसाइकिल फॉर अ स्टूडेंट, इक्विपमेंट फॉर अ टॉडी टैपर और एन आयरन फॉर अ वॉशरमैन चेंज देयर लाइफस्टाइल एंड uplift them. That is why, sorry to say, you elite lawyers cannot understand. This is the remark made by Chief Justice, okay, during that time. Now come again. अब सुप्रीम कोर्ट ने तीन जज का बेंच बनाया है टू स्टडी द इशू. नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज posed 4 questions to the judicial bench. That is, the first is, what is the scope of judicial intervention in this matter? Second, what should be the composition of expert panel to examine the issue? Third, can the government pass any enforceable order? Okay, that is the third question. उसके बाद the next is the judgment S. Subramaniam Balaji versus government of Tamil Nadu and others, does it need any consideration? तो यहाँ पे जो ये एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जो जजमेंट था, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या थर्ड क्वेश्चन को आंसर किया था, दैट इज कैन द कोर्ट प्रोवाइड द आंसर. ओके, सो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि दैट फ्रीबीज आर अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर एंड हैंस मस्ट बी फ्राउंड अपॉन. The court remarked whether the state should frame a scheme which directly gives benefit to improve the living standards or indirectly by increasing the means of livelihood is for the state to decide, and the role of court is very limited in this regard. Okay, so यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें समझ में आ रहा है. फाइन. फिर सुप्रीम कोर्ट आगे जाके बोलती है कि द कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट गाइडलाइन सच एज विशाखा गाइडलाइन इज रिलेटेड विद सेक्सुअल हैरेसमेंट. तो उन्होंने कहा था कि ऐसे गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने तब दिए हैं व्हेन देयर इज लेजिस्लेटिव वैक्यूम रिलेटेड टू एनी इशू, बट एज फार एज फ्रीबीज आर कंसर्न, सो दे आर वाइडली dealt in the Representation of People Act 1951. The next is about the public finances and cap. बिकॉज फ्रीबीज में खर्चा बहुत होता है, तो कभी कभी ये हो सकता है कि स्टेट का जो डेप्ट है वो बढ़ जाए. तो यहाँ पे जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर हैं डी सुब्बा राव, दुबुरी सुब्बा राव, ही हैड प्रपोज्ड अ कैप ऑन फ्रीबीज सुटेबली डिफाइंड. ओके, बट इसको फॉलो नहीं किया गया है. फाइन. एट लास्ट द ऑथर कंक्लूड्स सेइंग दैट यहाँ पे इशू जो है वो फ्रीबीज का नहीं है, बट दैट इज अबाउट प्रोडक्टिव वर्सेस अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर. ओके, सो ही इज सेइंग दैट जैसे कि लेट्स टेक जॉब क्रिएशन, मैनी विल फाइंड दैट दिस जॉब क्रिएशन इज अ प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, बट हियर द ऑथर इज सेइंग दैट बट जॉब्स इन द इंडस्ट्री और सर्विसेज गो टू द रिलेटिवली प्रिविलेज, कि जिनके पास एजुकेशन है, स्किल है, जो अफोर्ड कर सकते हैं एजुकेशन है, उनके पास जाएगा. बट अ बिग चंक ऑफ फ्रीबीज गोज टू दोज हु विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द जॉब क्रिएटेड बाय प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर. ओके, नाउ who can answer that which is productive expenditure and which is not? So here the author is saying कि ultimately जो electorate है, the people who are going to elect the representatives, they will make the choice that
which is productive and which is not productive. The next is curing the patriarchal mindset of the legal system. तो यहाँ पे एक सेशन कोर्ट है केरला में, उसने एंटीसिपेटरी बेल दिया टू एन ऑथर एंड सोशल एक्टिविस्ट इन सेक्सुअल हरासमेंट केस अंडर सेक्शन 344A ऑफ द इंडियन पेनल कोड. Okay, so this section 344A of the Indian Penal Code, it deals with assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 354A okay here will not be applicable because prima facie it appears that the complainant was dressed in sexually provocative dress. उसके बाद केरला हाई कोर्ट हैज स्टेट दिस ऑर्डर. फाइन. अब हम यहाँ पे आते हैं. दिस इज अबाउट दी पैट्रियार्चल माइंडसेट ऑफ द लीगल सिस्टम वी आर डिस्कसिंग. तो यहाँ पे वुमेन को क्या क्या दिक्कतें होती हैं जस्ट टू मेक अ कंप्लेंट अबाउट दी सेक्सुअल हरासमेंट, जिसके बारे में हमने पहले भी एक एडिटोरियल में बात किया हुआ है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है इन अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द यूज ऑफ लैंग्वेज और रीजनिंग विच डिमिनिशेस द ऑफेंस एंड टेंड्स टू ट्रिविलाइज द सर्वाइवर इज स्पेशली टू बी अवॉइडेड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस. ठीक है. तो यहाँ का मतलब है कि एक इस तरीके का लैंग्वेज ना यूज़ किया जाए कि जो सर्वाइवर का जो पूरा मैटर है उसको वो ट्रिविलाइज कर दे. ठीक है. सो फाइन. अब हम आते हैं कि वुमेन को कितनी दिक्कतें होती हैं. तो गीता हरिहरन है, शी हैज़ रोट अ बुक ओके अबाउट जस्टिस के चंद्रू, that is listen to my case when women approach the courts of Tamil Nadu, where she has pointed out that the process of going to court is hard for women and it is even harder when women do not have financial or emotional support from their family, custom or judiciary. Okay, the second is कि जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का वो भी जुडिशरी में काफ़ी पुअर है. जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल. जस्टिस इंदिरा बनर्जी हैं, हु इज़ अ सीनियर मोस्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट. शी हैज़ हाईलाइटेड that there has been only 11 women judges in Supreme Court since 1950. But if there is inclusion of more women judges in judiciary, so it will be responsive, inclusive and participatory, especially for women at all levels. Okay. The next is there is one case of United States, Bradwell versus the state of Illinois 1872. इस केस में क्या हुआ कि एक महिला थी जिनका नाम था मायरा ब्रैडवेल. शी मेड एन एप्लीकेशन टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू गेटिंग द लाइसेंस टू प्रैक्टिस लॉ. यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट था उसने डिनाई कर दिया परमिशन और कहा कि द पैरामाउंट डेस्टिनी एंड मिशन ऑफ वुमेन आर टू फुलफिल द नोबल एंड बिनाइन ऑफिसेज ऑफ वाइफ एंड मदर. हमने कल भी जापान से रिलेटेड ये चीज़ किया था, जेंडर नॉर्म्स, तो ये उससे रिलेटेड है. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे व्हाट इज़ द thing which should happen, that is sensitization. Fine. So the thing is that to cure the patriarchal mindset मतलब जहाँ पे लड़कों को फेवर मिलता है. Okay, so there is a need for sensitization. Fine. So it should consider like there should be a discussion about problems at the intersection of sexuality and law, and the reforms should be developed to correct gender injustice, exploitation or restriction in the system. Okay. The next is कि यहाँ पे देखिए when we started this discussion, so it was all about provocative dress. तो यहाँ पे again the author is saying that choice of dress is an integral part of individual's freedom of privacy and dignity. अगर हम किसी को किसी के ड्रेस के बेसिस पे अगर हम जज करते हैं, so we are actually infringing upon that person's right. The next is about power play, FIFA. So again we are revising this FIFA. So recently FIFA has uplifted its sanction on All India Football Federation. तो यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स फटाफट कर लेते हैं. इंडिया का जो रैंक है FIFA में दैट इज़ 104th. फाइन. उसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे बैन कौन सी तारीख को लगा था, दैट इज August 15. व्हाट वाज द रीजन फॉर द बैन? फीफा cited third party interference. What was this third party interference? That is Supreme Court appointed committee of administrator to clean up the All India Football Federation. तो ये All India Football Federation में प्रॉब्लम ये था कि जो प्रेसिडेंट थे All India Football Federation के प्रफुल्ल पटेल,
he continued to become the president for more than 12-year tenure which goes against the National Sports Development Code. तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एस्टेब्लिश किया था, जिसको फीफा ने एज अ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन लिया और फीफा को सस्पेंड कर दिया. अब इंडिया वॉज गोइंग टू होस्ट अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन अक्टूबर. तो इसके ऊपर काले बादल छाने लगे कि भाई ये अगर सस्पेंशन है तो ये होगा कि नहीं होगा. उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, अपने डिसीजन को ओवरटर्न किया और जो काम कोर्ट कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर करने वाली थी वो अब जो AIFF के एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल है सुनंदो धार एंड हिज कमिटी, दे वर अपॉइंटेड टू कंडक्ट द इलेक्शन फॉर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विच विल बी हेल्ड ऑन September 2. ओके. अच्छा, अब देखिए लगभग 15 दिन तक 10 दिन 11 दिन तक ये सस्पेंशन में था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन. तो उससे एक नुकसान हुआ, दैट इज गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब, इट वाज अनएबल टू प्ले इन AFC वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप इन उज्बेकिस्तान. नाउ फ्रेंड्स, एक न्यूज़ और, दैट इज़ अबाउट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है ना. सो दिस इट कम्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है वो रिकॉर्ड करती है और एनालाइज करती है क्राइम कमिटेड अंडर IPC, स्पेशल लॉज एंड लोकल लॉज. So the NCRB report says that violent crimes such as rape, kidnapping, atrocities against children and robbery has registered across India has increased in 2021. 2020 में लॉकडाउन था तो ये सारे क्राइम्स नीचे गए, पर जैसे ही लॉकडाउन खुला तो ये क्राइम भी चले गए एक्सेप्ट वन, दैट इज़ मर्डर. तो मर्डर जो था वो 2020 में भी कम नहीं हुआ था, वो ज़्यादा ही था. ओके, एंड इट कंटिन्यूड टू इंक्रीज इन 2021. उसके बाद अगर हम देखें इस रिपोर्ट में, तो इसी रिपोर्ट को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो इसमें रिपोर्ट में है कि दिल्ली जो है इट इज़ द मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी फॉर वुमेन वेयर क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज हैपनिंग, 3 रेप्स हैपनिंग पर डे इन दिल्ली. ओके, सो दैट्स द थिंग. नाउ द नेक्स्ट इज एक पैनल बैठाया गया था जयललिता के डेथ के बाद, दैट इज जस्टिस A. अरुमुगस्वामी कमीशन. तो ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी था इसने प्रूव किया था सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू जयललिता's डेथ, एंड नाउ इट हैज सबमिटेड द रिपोर्ट एंड इट हैज recommended an inquiry against V.K. Sasikala. She was the aide of former chief minister and former minister C. Vijaya Bhaskar and former chief secretary P. Ram Mohan Rao among others. 3 लोगों के खिलाफ, ठीक है ना. V.K. Sasikala, then C. Vijaya Bhaskar and R. Rama Mohana Rao. Okay, so these were the important news from today's Hindu analysis. We will be meeting tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.